Hello everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Masher. दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन कर ली थी, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि एक जौहरी को हीरे की पहचान किस तरह होती है, एक मिराज किस तरह बनता है और मृग तृष्णा क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करें। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है अगर मेरी रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाए। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को बेस बना के सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। दोस्तों, जो सबसे अच्छा डायमंड होता है वह वही डायमंड होता है जिसके अंदर रे ऑफ लाइट ज्यादा समय के लिए रह सके। जो सबसे ज्यादा स्पार्कल करे ना, वही डायमंड सबसे अच्छा डायमंड होता है। तो जो डायमंड कटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो डायमंड होता है उसको कुछ इस तरह की शेप देते हैं कि रे ऑफ लाइट जो उस डायमंड के अंदर जाए वो ज्यादा से ज्यादा देर तक उस डायमंड के अंदर रहे, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे दोस्तों, जो डायमंड होता है ना, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो अगर इस केस के अंदर हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लें तो कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू μ1/μ2। और दोस्तों, एक बात बताता हूं, ये क्रिटिकल एंगल निकालने का सबसे इजी वे है। आपको क्या करना है, साइन IC इक्वल टू μ1/μ2 लिखो। μ1 आएगा रेयर मीडियम हमेशा, क्यों? और जो साइन थीटा होता है ना, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रेयर बाय डेंसर ही आएगा। डेंसर बाय रेयर करोगे तो साइन ग्रेटर देन 1 ही आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस के अंदर अगर मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूं ना, तो मेरा एंगल आ जाएगा 24.4 डिग्री। वो इस चीज को ध्यान में रख के ना डायमंड को शेप दी जाती है कि अगर एक डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट डायमंड में एंटर करे ना, तो उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो रे ऑफ लाइट को बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, ज्यादा से ज्यादा वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहे, जिसके चलते जो रे ऑफ लाइट होगी ना, वो ज्यादा टाइम तक उस डायमंड के अंदर रहेगी और डायमंड ज्यादा स्पार्कल करेगा। तो ये होती है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मिराज की। वो मिराज पता है क्या होती है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है दोस्तों? आप लोगों ने गाड़ी में ट्रैवल जरूर किया होगा, और अगर गर्मियां हो, बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मान लो सड़क पर जैसे पानी पड़ा हो, सड़क पर जैसे पानी पड़ा हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मृग तृष्णा। या कई दोस्त जो रेगिस्तान इलाके में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मान लो रेत के बीच में एक जगह पानी पड़ा है, ऐसा भ्रम होता है उनको। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो इसको भी ध्यान से समझो। जैसे ही बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो जाती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, सतह के पास का तापमान सबसे ज्यादा हो जाता है। जो हमारा सरफेस होता है ना, इसके पास का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते इस पर्टिकुलर लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो सबसे कम हो जाता है। मतलब इट इज द रेयर मीडियम, इट इज द मोस्ट रेयर मीडियम। ये सबसे ज्यादा रेयर मीडियम हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की तरफ आता हूं ना, तो ऊपर तापमान कम होता है। जो यहाँ पे मीडियम होता है वो ज्यादा डेंसर होता है। जो यहाँ पे मीडियम होता है वो ज्यादा डेंसर होता है। वेरी गुड। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, सिर्फ उसी केस के अंदर ये पॉसिबल है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। मैं अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए एक तरह से हमारा रेगिस्तान है और हम लोग यहां पर खड़े हैं। ये रहा पेड़। अब जो रे ऑफ लाइट हमारे पेड़ से चलेगी ना, अब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, देयरफॉर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो अवे करी और इस सरफेस पे दोबारा, अब यहाँ पे लेयर्स में ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी, इट विल ऑल्सो बेंड अवे। यहाँ पे भी अवे जाएगी, लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा बिल्कुल सतह के पास, बिल्कुल सरफेस के पास,
जिसके पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ जाएगा और इस बार ना रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। इस बार जो होगी ना वो होगी रिफ्लेक्शन, वो होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों हमेशा याद रखना, इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। नीचे सबसे रेयर मीडियम होता है, ऊपर सबसे डेंसर, जिसके चलते इस केस के अंदर ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। और हमें ऐसे लगता है कि मान लो अगर इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं ना तो यहाँ पे कहीं पे पेड़ पड़ा है और इसकी रिफ्लेक्शन दिखती है, इसकी परछाई नीचे की तरफ दिखती है, जिसके चलते हमें ऐसा भ्रम होता है कि मान लो यहां पर पानी पड़ा हो। ये वही केस है मृग तृष्णा वाला, जिसमें हमें फील होता है कि मानो सड़क पर पानी पड़ा हो, या वो केस है जिसके अंदर डेजर्ट में मान लो पानी पड़ा हो, ऐसा भ्रम हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिज्म्स की। दोस्तों जो मैं प्रिज्म कंसीडर करने जा रहा हूं ना, ये दोनों प्रिज्म्स आइसोसेलेस हैं। इन दोनों की ये दो साइड्स इक्वल हैं। पहले मैं इसको कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में रख रहा हूं। इस प्रिज्म के अंदर जो खास बात है ना वो ये एक ग्लास की बनी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बाहर इसके एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब तो आप भी जानते हो, उसको हम ले लेते हैं 1। तो दोस्तों अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो लगाओ जरा हायर लेवल मैथमेटिक्स और सॉल्व करो। क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, 42 डिग्रीज। वेरी गुड, 1/1.5 कर देना, कितना आ जाएगा, 42 डिग्रीज। वेरी गुड। तो दोस्तों अब इस केस को ध्यान से देखो, अगर ये आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये 90 डिग्री, ये 45 मैथ्स ऐसे कहती है। तो भाई यहां पे मैंने रखा एक ऑब्जेक्ट, पहले अगर ए से रे चलाऊं इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी पी और आर को, और यहां पे ना रिफ्रैक्शन होगी, मगर दोस्तों यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और 0 क्योंकि नॉर्मली आ रही है ना। वेरी गुड। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वो भी 0। तो यहां पे रिफ्रैक्शन तो होगी लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। लेकिन अगर इस सरफेस को देखें ना आर क्यू को, वो इस बार ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आ जाएगा, क्योंकि इस बार इस सरफेस की नॉर्मल कुछ ऐसे होगी और जो एंगल आएगा ना दोस्तों ये आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल आ गया दोस्तों इस बार। तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री आया विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया ए डैश। उसी तरह बी पॉइंट को प्लॉट करना, बी डैश यहाँ पे आ जाएगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ वर्टिकली पड़ा था ना, आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, और इस सरफेस के ऊपर भी रिफ्रैक्शन होगी। करके देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आ रहा है, इसलिए मैंने सीधी रेट दिखा दी यहाँ पे भी। वेरी गुड। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रिज्म की जिसके अंदर मैंने जज्बात बदल दिए। मैंने क्या किया, प्रिज्म को थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। इसमें क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट ए से चलेगी और बीसी वाला जो सरफेस है ना ये तो नॉर्मली है, और इस केस के अंदर जो इंसिडेंट रे आ रही है ना वो नॉर्मली आनी है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन दोनों 0 है, इसने सीधा ही निकल जाना, बट रिफ्रैक्शन जरूर होगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगी। पर इस सरफेस के ऊपर होगी हमारी प्यारी, क्या होगी, रिफ्लेक्शन। क्यों, और इस केस के अंदर भी जो एंगल आएगा ना वो 45 डिग्रीज आएगा विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ TIR। अब ना इस बार क्या होगा, ये नीचे वाले सरफेस को मीट करेगी और इस बार फिर क्या होगा, इस सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आ जाएगा, और वो एंगल भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, वो भी 45 डिग्री आएगा, जिसके चलते जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह बाहर आएगी। फिर इस सरफेस BC के ऊपर रिफ्रैक्शन होगी, मगर उस केस के अंदर ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो 0 आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना आ जाएगा, 0। तो इस बार जो इमेज बनेगी ना वो A डैश पे बनेगी। सिमिलरली B के लिए इमेज बनेगी B डैश पे। और ये इस बार पता है क्या हुआ दोस्तों, जो AB पहले ऐसे पड़ा था ना, बाद में ये रिवर्स होके कुछ इस तरह का रह जाएगा, ये पूरा इन्वर्ट हो गया 180 डिग्री से। वेरी गुड। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना वो है ऑप्टिकल फाइबर्स की। ऑप्टिकल फाइबर्स ना जनरली छोटे छोटे फाइबर्स से बना होता है जिसका डायामीटर होता है
10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, वो बहुत ही छोटा होता है। इन बंडल ऑफ फाइबर्स को हम बोलते हैं लाइट पाइप। वो पाइप जिसको क्या बोलते हैं, लाइट पाइप। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फाइबर होता है ना, ये जनरली ग्लास और क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है। इसको हम एक्सटर्नल बाउंड्री पे कोट कर देते हैं एक ऐसे मटेरियल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास या क्वार्ट्ज के मटेरियल से कम हो। तो ये जो मैंने डिजाइन के लिए नहीं डाला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास या क्वार्ट्ज से कम हो। बीच में होता है हमारा ग्लास या क्वार्ट्ज। जो कोटिंग होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ये रेयर मीडियम होता है, इसको मैं दे रहा हूं μ1। और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान रहा हूं μ2, और μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो दोस्तों अब लगाओ हायर लेवल मैथमेटिक्स। तो इस केस के अंदर क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स μ1/μ2। वेरी गुड। और दोस्तों यहां पे मैंने हर जगह ना IC ग्रेटर देन लिख दिया, ये इक्वल टू है। ये तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है, लेकिन जो एंगल हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए, ग्रेटर देन IC। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आती होगी। तो इस केस के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जिसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ μ1/μ2। शाबाश। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये हमारी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के भी काम आता है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल या लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उस लाइट को ना हम एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, कुछ इस तरह। इसके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। वेरी गुड। इस केस के अंदर TIR कैसे होगी, ऊपर हमारा एक रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, और अगर मेरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंस एंगल आ जाए तो क्या हो जाएगी, TIR। वेरी गुड। ऑप्टिकल फाइबर्स को हम लोग टेलीफोन या अदर ट्रांसमिटिंग केबल्स के लिए भी यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स की तारें डाल रहे हैं इंटरनेट के लिए, टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए। तो उसका कारण क्या होता है कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी ना बहुत तेज है। हम बहुत सारे मैसेजेस बहुत कम टाइम में विदाउट एनी एनर्जी लॉस शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।